हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHIC 103 BHIC 103 जो कि है भारत का इतिहास 2, इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है तमिलकम के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन को स्पष्ट करते हुए उसके संगठनात्मक स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है और ये भी आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन का आधार ये भी हो सकता है कि दक्षिण भारत के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन पर चर्चा कीजिए। यदि यहाँ पे तमिलाकम के जगह पे दक्षिण भारत पे यदि आ जाता है तो जो हम आंसर बताएंगे उसका भी आंसर वही होगा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन का स्वरूप बदल दिया जाए तो आंसर आपको एक ही मिलेगा। देखिए, तमिलाकम जो है इसका यहाँ पे जो है जो लोग रहते थे दक्षिण भारत की तरफ, तो उस टाइम में किस तरह से उनकी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन थी उन पे चर्चा करना है, जो 20 नंबर में काफ़ी बार ये एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो 20 नंबर का मतलब है कि आपको कम से कम 500 शब्दों में इसको लिखना पड़ेगा। तो आइए आपको हम इसका वीडियो माध्यम से उत्तर बताते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, BHIC 103 का काफ़ी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके वह वीडियो भी देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको वो लिंक, ये BHIC 103 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, तमिलाकम के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन पर चर्चा कीजिए। देखिए, आर्थिक क्या हो गया कि जो वहाँ पे जिस टाइप से उसका जो खाने पीने के लिए जो वह व्यवस्था खुद करता था वो। राजनीतिक क्या हो गया कि उनकी राज व्यवस्था या राजाओं किस तरह से कर वसूलते थे वो। और सामाजिक क्या हो गया कि समाज उसका किस तरह से था। इन तीनों पे चर्चा करना है और ये आपके एग्ज़ाम 20 नंबर का काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, तमिलकम तमिलाकम में ग्रामीण व्यवस्था या उड़ अनेक कुरी या परिवार समूहों से निर्मित था। तो देखिए, तमिलाकम में जो है ग्रामीण व्यवस्था जो जिसे उड़ भी कहा जाता था, अनेक कुरी या परिवार समूहों से निर्मित था। तो यहाँ पे जो ग्रामीण व्यवस्था था वहाँ पे ढेर सारा परिवार मिलके एक जगह पे रहते थे, जिसे ग्रामीण व्यवस्था या उड़ भी कहते हैं। देखिए, जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में निपुण थे, तो यह जो परिवार बन के एक गांव का निर्माण करता था, ये काफ़ी सारे व्यापार करते थे, उसमें निपुण होते थे। देखिए, किलार उड़ का प्रधान होता था। जो यह ग्रामीण व्यवस्था में जो लोग रह के एक ग्राम का निर्माण करते थे, इसका जो प्रधान होता था वो आपको किलार होता था, उसको किलार कहते थे। देखिए, प्रधान थोड़े बड़े घरों में रहते थे। विद्वान रिश्तेदारी की कुलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानते थे। वे इस निष्कर्ष पर इस तथ्य से पहुँचते हैं कि कुल के प्रधान कोमकन या पेरुकम अर्थात नायक पुत्र कहलाते थे। जो यह ग्रामीण व्यवस्था या उड़ का जो प्रधान होता था उसको तो किलार कहते थे, वह अपने आप को नायक पुत्र भी कहते थे उसको, वहाँ के निवासी। देखिए, इससे ज्ञात होता है कि प्रधान होना आनुवंशिक पेशा था। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि जहाँ पे ग्रामीण व्यवस्था में उड़ व्यवस्था जो थी, यहाँ पे जो प्रधान होता था वह आनुवंशिक होता था, यानी कि जो कलार होते थे इसका जो प्रमुख, ये कलार के पुत्र ही फिर वहाँ का प्रधान हुआ करते थे।
ठीक है, तो अनुवांशिक का वही अर्थ हो गया आपको, अनुवांशिक पेशा था। ठीक है, देखिए संभवतः मारुदम से राजाओं का उद्भव हुआ था, जिसे पुराने सरदारों और उनके तंत्र, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए देखिए सरदारों और उनके तंत्र को हटाकर बनाया गया था। पूरे तीनों क्षेत्र में राजनीतिक स्वरूप एक जैसा नहीं था। जो तीनों क्षेत्र होता था इनका, जो क्षेत्र जहाँ तक होता था वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था जो थी वह एक जैसा नहीं थी। इस प्रकार संगम साहित्य, कुरंजी तथा मुल्ले की कबीलाई विशेषता तथा मारुदम और तीने की शहरी विशेषता को दर्शाते हैं। ये सब शहर है, ठीक है, तो ये सब जो है ना, इनके बीच में विभिन्नता दिखाई जाती है। तो देखिए तीने ने एक साथ मिलकर नाडु का निर्माण किया। तो तीने जो है एक साथ मिल के जो है ये नाडु का निर्माण करते थे। नाडु या नाटु दोनों एक ही शब्द है, के विपरीत काटु या वन क्षेत्र था। वहाँ भी कई तरह की बस्तियाँ जैसे ब्रह्मदेव और देवदान इत्यादि थी। देखिए ब्रह्मदेव क्या होता था कि ब्राह्मण जो यज्ञ अनुष्ठान जो करते थे उनके बदले में जो वहाँ के राजा थे उनको दान में कुछ भूमि या पैसा देते थे, वह वही हुआ ब्रह्मदेव या देवदान। आइए आगे देखते हैं। देखिए भू राजस्व प्रधानों के लिए आय का मुख्य साधन था। भू राजस्व मतलब भूमि से जो कर लिया जाता था, भूमि से जो कर वह मुख्य टैक्स वसूलने का प्रावधान था। वहाँ किलार जो वहाँ के राजा होते थे, राजा को ही किलार बोला जाता। और किलार जो है वह अनुवांशिक था, मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, इस तरह का व्यवस्था थी। तो वहाँ पे कर वसूलने का इनकम का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। देखिए तमिल साहित्य में प्रधानों द्वारा प्राप्त दो प्रकार के योगदानों इरई और तिराई का उल्लेख मिलता है। जहाँ इरई एक नियमित योगदान था, वहीं तिरई एक प्रकार का उपहार था। देखिए इरई जो था, इरई एक प्रकार का नियमित टैक्स था, ठीक है, और तिरई जो है एक प्रकार का उपहार के रूप में राजा को दिया जाता था। तो देखिए राजस्व के संग्रहण की विधियों और दर के बारे में विशेष विवरण नहीं मिलता है। तो इसका विवरण जो है राजस्व संग्रह मतलब कि जो राजस्व मिलता था राजा को, उसका संग्रहण का कोई विशेष विवरण अभी तक किसी पुस्तक में नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए राजस्व संग्रहण में शासकों से संयमित रहने की अपेक्षा की जाती थी, जो दर्शाता है कि अधिकारियों द्वारा जोर जबरदस्ती की जाती थी। उन संसाधनों का पुनर्वितरण कैसे किया गया जिन्हें उसकी आवश्यकता होती थी। संसाधनों के प्रसार में तोहफे सबसे प्रमुख साधन थे। तो देखिए संसाधन के रूप में जो तोहफा दिया जाता राजा को, वह सबसे प्रमुख साधन थे। प्रत्येक उत्पादन किसी अन्य से प्राप्त सेवा के बदले अपने उत्पादन का एक हिस्सा देता था। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए एक हिस्सा देता था। पुनर्वितरण का सबसे आसान तरीका भोजन कराना और कपड़े देना था। योद्धाओं को लूट या छापे के पहले या बाद में दावत देने की प्रथा थी। देखिए यहाँ पे जो है मुख्य राजनीतिक व्यवस्था जो थी, यहाँ पे एक तरह से जो एक जगह रहते थे लोग परिवार मिल के एक गांव या उर का निर्माण करते थे। ये लोग क्या करते थे कि दूसरी जगह जो लोग रहते थे वहाँ का जो जिस टाइप का व्यवस्था था ये, तो ये इन लोग पे आक्रमण करते थे। आक्रमण करने से पहले यहाँ का जो राजा हुआ करता था वह योद्धाओं को जो है पहले दावत पे बुलाते थे। ठीक है, यही कह रहा है कि योद्धाओं को लूट या छापे के
पहले या बाद में दावत देने की प्रथा थी। पहले दावत में बुलाया, उसके बाद यह लूट करने के लिए यह इस जगह पे जाते थे। बाद में भी दावत पे बुलाया जाता था। देखिए, कई बार इन आयातित उपहारों में शराब, रेशम के कपड़े तथा सोने के गहनों को भी शामिल किया गया। ब्राह्मणों और योद्धाओं को अपनी सेवाओं के पारिश्रमिक के बदले भूदान और गोदान दिया जाता था। भूदान मतलब उपहार के रूप में भूदान या गोदान दिया जाता। भूदान वो होता था जो जमीन के रूप में इसको मिलता था, और गोदान उनको उपहार के रूप में कुछ दिया जाता था। संपदा और शक्ति के बल पर उपहार देने की पुनर्वितरण प्रक्रिया का निर्माण अभिषिक्त राजा करते थे, ठीक है, जिसे वेदार भी कहा जाता था। देखिए, छोटे प्रधान जो वेलीर भी कहते थे इसको, और समृद्ध कृषक गिरस्वामी जिसे वेलालार कहते थे द्वारा किया गया था। भूमि प्राप्त करने वाले लोगों को भी यह अधिकार था कि वे भूमि से प्राप्त आय का संग्रह कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, सभी संसाधनों को किसी विशेष स्थान जैसे कि प्रधान के निवासी मतलब निवास या निवासी पर एकत्र किया जाता था, ताकि साधनों का कुशल तरीके से पुनर्वितरण किया जा सके। साधनों के जमावड़े हमेशा कृषक योग्य क्षेत्र में लूट और डकैती के कारण बनते थे। अनाज और मवेशी लूट लिए जाते थे। जो एक कबीला जो दूसरे पे आक्रमण करते थे, वहाँ से अनाज और मवेशी को भी लूट के लाते थे, और शत्रुओं के खेत जला दिए जाते थे। और शत्रु का जो खेत जिस पे आक्रमण करता था, वहाँ के खेत को जला दिया जाता था। बस्तियों में आग लगा दी जाती थी। यहाँ पे आग लिख लीजिए आप, आग छूट गया था। आग लगा दी जाती थी, और समृद्ध बगीचों को हथियारों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता था। पहाड़ी और चारागाहों वाले क्षेत्रों के मरवा योद्धाओं को लूट के लिए नियुक्त किया जाता था। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, मारवा लड़ाकुओं तथा ब्राह्मणों के बीच उनके प्रथाओं और पारिश्रमिक के अनुसार लूट और छापेमारी से प्राप्त धन का पुनर्वितरण किया जाता था। जो लूटने के लिए जाते थे, उनके और ब्राह्मणों के बीच में जो लूट का धन वितरण जो होता था, वो करते थे। देखिए, देखिए, अब ये जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है, वो आप देख लीजिए। देखिए, संगम कविताओं के संकलनों में गरीब किसानों पर हुए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। कहाँ पे? संगम कविता पे, ठीक है। दक्षिण भारत में जो संगम कविता काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमें पता चलता है कि गरीब किसानों पे जो है अत्याचार किया जाता था, भू राजस्व के रूप में यहाँ से उनसे जोर ज़बरदस्ती करके लिया जाता था। देखिए, भले ही किसान के लूटे जाने से शोषण और आतंक को बढ़ावा मिलता था, युद्ध को वीरता का प्रयास समझा जाता था। यहाँ तक कि युद्ध को संस्थागत बना दिया गया था। मृत योद्धाओं की स्मृति में निर्मित वीरंगल जो योद्धा युद्ध क्षेत्र में मारा जाता था, उनके लिए वीरंगल एक स्थान बनाता था उनका शौर्य दिखाने के लिए। पंथ की वस्तुएं तथा पूजा की वस्तुएं बन गए थे। जो उनको दफनाया जाता था या जलाया जाता था, वो जो है वह जगह लोगों के लिए एक तरह से पूजा करने का जगह बन गया था। देखिए, पान गायकों ने सरदार और उनके सेनानियों के युद्ध जैसे गुणों की प्रशंसा में गीत गाए। कौन गाए? पान गायक। ये भी एक स्रोत है, यहाँ से भी मिलता है। गीत गाए। एक और संसाधनों की कमी के कारण लूट आवश्यक थी, दूसरी ओर लूट और हिंसा से संसाधनों का विनाश होता था।
तो ये क्वेश्चन देख लिए पहला, और आपको अच्छा से समझ में ज़रूर आ गया होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो फिर से देखिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आप एक बार देखे होंगे इस टाइप प्रश्न, ये प्रश्न, तो आपको लिखने में एक तरह से काफ़ी सारा वर्ड मिल जाएगा। आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से आप उसको एक लंबा खींच सकते हैं लिखने में। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन को स्पष्ट करते हुए उसके संगठनात्मक स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए उत्तर भारत किधर हो गया, तो इसे भारत का नक्शा जो हुआ, तो ऊपर वाला क्षेत्र जो हो गया, ऊपर वाला क्षेत्र, इस जगह पे भारत में शिल्प उत्पादन को जो है किस तरह से उत्पादन किस तरह से होता था उसको स्पष्ट करना है। और वहाँ पे जो संगठनात्मक जो शिल्प का जो जीवन काल था वह किस तरह से था, उसका भी चर्चा इस प्रश्न में करना है। और ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, और ये 20 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ हम सर्वेक्षण की शुरुआत लोहयुगीन शिल्प कलाओं की सबसे बुनियादी चीज अर्थात लोह कर्म से कर सकते हैं। तमाम दूसरी शिल्प कलाओं की तरह स्रोतों के अनावरण से संबंधित उड़ती उड़ती सी झलक से ज़्यादा कुछ अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जो हमें जो ये है उत्तर भारत में किस तरह से शिल्प कलाएँ थी, ये हमें किसी स्रोत से ही पता चलता है। इन स्रोतों से काफ़ी मतलब कम जानकारी मिलती है, फिर भी जो मिलती है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने रख सकते हैं या क्वेश्चन में लिख सकते हैं आप। देखिए यह जानकारी कभी लोहारों की विद्यमानता के रूप में होती है, या तो किसी पश्चिमी भारतीय गांव में फसल के समय अपना हिस्सा लेते हुए, जैसे कि लेखा पद्धति में इसका जिक्र आता है। लेखा पद्धति एक पुस्तक है, इनमें इसका जिक्र आता है, या फिर उत्तर भारत में किसी जंगल बस्ती में ग्रामीण समाज की नितांत सीमाओं में, जैसे कि हर्षचरित में इसका वर्णन मिलता है। तो हर्षचरित में भी इनका वर्णन मिलता है। देखिए ये सब है स्रोत से यहाँ से जानकारी मिलती है कि उत्तर भारत में किस तरह से शिल्प उद्योग एक तरह से संगठित क्षेत्र में परिवर्तित था, और ये इनका क्या क्या उद्योग था शिल्प कलाओं में। देखिए जब आम तौर पर शिल्पियों, जिसे शिल्पियों को कारू भी कहा जाता था, ठीक है, ये सब शब्द यदि आप लिखिएगा एग्जाम में तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा आपको, का उल्लेख भू अनुदान अभिलेखों में उदाहरणतः चंदेल चार्टरों और प्रारंभिक मध्यकालीन कुमाऊं गोडवाल कुमाऊं जो गोडवाल थे वो क्या होते थे, देखिए जो कर्मांत स्थल संभवतः शिल्पियों का कार्य स्थल की ओर भी संकेत करते हैं। ये कुमाऊं गढ़वाल से प्राप्त अभिलेखों में होता है, तो हम उनके बीच लोहारों की विद्यमानता को तार्किक रूप से स्वीकार कर सकते हैं। कभी-कभी बहुत से अभिलेखों से हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि संभवतः प्रारंभिक। आइए आगे देखते हैं। देखिए मध्यकालीन उड़ीसा के अभिलेखों के मामले में है लोहे की धारनियों के रूप में लौह अर्थात लोहे से संबंधित धातु कर्म के व्यापक पैमाने और उच्च कुशलता के कारण उड़ीसा के मंदिरों में लकड़ी की कड़ियों का प्रयोग बिल्कुल ही लुप्तप्राय हो चला था। मालवा अपने प्रसिद्ध धार लोह स्तंभ के साथ एक ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए इस टाइम में जो था, तो जो लकड़ी का जो कब्जा लगाया जाता था, लकड़ी का जो बना शिल्पकार था वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा था। इसके जगह पे लोह मतलब लोहा का प्रयोग होने चला था। आइए आगे देखते हैं संगठनात्मक स्वरूप किस तरह से था यहाँ पे।
देखिए इसमें आपको दोनों चीज़ का चर्चा मिल जाएगा। देखिए संगठनात्मक स्वरूप, शिल्पकार और उसका परिवार गांव में शिल्प उत्पादन की मूल इकाई होता था। जो शिल्पकार थे, शिल्पकार उसके जो परिवार होते थे, वो मूल रूप से शिल्प उद्योग के लिए मूल इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में आता था। जो ये लोग कृषक समुदाय के मध्य रहते थे, प्रायः अन्य शिल्पकर्मियों के परिवारों के साथ, जिनमें अन्य शिल्प विशेषज्ञ भी मौजूद थे। पुरालेखीय एवं अन्य प्रमाणों के यत्र तत्र बिखरे संदर्भ गांव में अनेक शिल्पकलाओं के व्यापक विस्तार को दर्शाता है। जैसे हम कह सकते हैं कुम्हार, कुम्हार भी एक तरह से शिल्पकला है। कुम्हार, बुनकर हुआ, लोहार हुआ, बढ़ई हुआ, गुड़ निर्माता हुआ, तेली हुआ, चर्मकार हुआ, शराब निर्माता हुआ इत्यादि से जुड़ी शिल्पकलाएं थी उत्तर भारत की ओर। देखिए इनमें जो है कुछ समूह होता था। तो शिल्पकलाओं में कुछ समूह होता था, जिसमें कुछ समूह ऐसा आता था जिसको अछूत कहते थे, छुआछूत, उसको कोई आदमी छूता नहीं था। उनका भी एक संगठन ये शिल्पकला में काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए इनमें से कुछ समूहों के साथ अछूते के रूप में बर्ताव किया जाता था और वे व्यापक जाति भेद से ग्रस्त रहते थे। वे गांव से नागर से भी गांव मतलब नगर सॉरी गांव एवं नगर से भी बाहर रहते थे। ऐसे समूहों की संरचना यद्यपि प्रतीत होता है कि क्षेत्र क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, परंतु अल्बरूनी एक यात्री था जो भारत आया था। इसने अपने किताब फिरदौसी में अल्बरूनी किताब लिखा था फिरदौसी। इसमें भारत के दशा के बारे में वर्णन करता है, ठीक है, किया है। देखिए लिखता है कि अछूत शिल्पकारों का एक, आइए आगे देखते हैं, इधर कर लेते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको बताते जा रहे हैं। देखिए ऐसा समूह था जो मुख्य बस्ती से दूर रहता था। जो अछूत लोग थे वो गांव और नगर दोनों से दूर रहा करते थे, मगर शिल्पकलाओं में वो निपुण होने के कारण वह भी अपना योगदान कलाओं में दे रहे थे। देखिए परंतु एक जैन उदाहरण में उन्हें नाराओ नामक व्यावसायिक समूह के स्तर में इसी प्रकार का वैषम्य रखा गया है, अर्थात अनाछूत जो कारवा समूह यानी अछूतों की श्रेणी से भिन्न थे। नारो-कारो के रूप में इन व्यावसायिक समूहों का द्विआधारी विभाजन आधुनिक काल तक चलता आया है। अन्य समूहों के स्तर में इसी प्रकार का वैषम्य समकालीन स्रोतों में देखा जा सकता है, जो संभावित अपवादों जैसे चर्मकार के साथ मिलते हैं, जिन्हें हर जगह अछूते के रूप में ही देखा जाता था। उनके बीच नारो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए नारो जो था एक संगठन था अछूतों का, नरवा, ठीक है। ये संगठन नरवा और करवा एक संगठन था, ठीक है। वह अछूतों का एक संगठन था जो शहर से दूर बन के एक समूह में रहते थे, ठीक है। नरवा और करवा विभाजनों के बावजूद सामान्य शिल्पकारों को आमतौर पर अब भी कारवों के रूप में ही जाना जाता है। शिल्पकारों और उनके ग्रामीण ग्राहकों के बीच एक विशिष्ट संबंध था। देखिए उनके जो वो सामान बनाते थे और ग्रामीण जो लोग रहते थे उनके बीच में एक घनिष्ठ संबंध था, और इनका मतलब शिल्पकारों का सामान ग्रामीण लोग खरीदते थे, जिसको बाद में जजमानी व्यवस्था कहा गया। ये शिल्पकार कृषि फसल के नियत भाग के बदले कृषक परिवार को एक नियत संख्या में सेवाएं प्रदान करते थे। लेखा पद्धति,
पश्चिमी भारत से प्राप्त एक ग्रंथ में 5 करु आकारी, ठीक है, जो होता था करु का एक रूपांतरण का संदर्भ इस प्रथा को होने के प्रमाणित करता है। देखिए 2 क्वेश्चन बताए, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। देखिए आपको यदि एक बार में यदि आपको वर्ड नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको दोबारा वीडियो देखिए। दोबारा वीडियो देखने के बाद आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से वर्ड मिल जाएगा, आप इसे लिख पाएंगे। यदि आपका तैयारी है तो ये देख लेने के बाद आपको एक बूस्टर डोज की तरह से आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह का और वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए आने वाला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 प्रश्न और बताएंगे, वह भी आपको हम दिखाते हैं। इन दोनों प्रश्न का चर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए ये प्रश्न, कुषाण कौन थे? विदेशियों की भारतीय मुख्यधारा में आत्मसात करने पर एक नोट लिखिए। देखिए ये आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन 20 नंबर में आ सकता है और काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए दूसरा है, पल्लव मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख करिए। ये काफ़ी VPI मान लीजिए ये क्वेश्चन को, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आने वाला वीडियो में इन दोनों प्रश्नों का ही आपका विश्लेषण कर देंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इसी और नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे, तो हो सकता है आपको वहाँ पे आपको मिल जाए वीडियो, देख सकते हैं वो वीडियो, या प्ले लिस्ट ही आपको वहाँ पे शेयर कर देंगे। तो प्ले लिस्ट चेक करते रहिएगा तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। बहुत जल्द ही ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जल्द से जल्द हम इसको अपलोड कर देंगे। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।